अगर आप 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हैं, प्लीज़ इस प्रिपरेशन को बहुत भाव मत दीजिए। यूपीएससी ना ज़िंदगी है और ना भगवान है कि इसकी भक्ति करनी है। फाइनली मैंने धीरे धीरे जितनी बुक उठाई थी फिर उनको धीरे धीरे फेंकना शुरू कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने 10 बुक पढ़ी हैं तो मैंने 20 बुक खरीदी होंगी और 10 फेंकी होंगी। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अरविंद सर। सर ने अभी हाल ही में यूपीएससी में 123वीं रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। तो आज सर से जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे और क्या क्या संघर्ष उन्होंने अपनी जर्नी में देखे और कितना टाइम लग गया, क्या ऑप्शनल था, क्या उनका मीडियम था। ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेलकम है सर आपका मोटिवेशन फैक्ट्री। बहुत धन्यवाद अंकित। सर, आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है। मैं सिंगरौली ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश में। और मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहीं बैढ़न से करी है। और उसके बाद मैं 1 साल मैंने कोटा में कोचिंग करी है। उसके बाद एनआईटी भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग करी है। 4 साल तक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे रहा हूँ। और 2018 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी और यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुड़ गया। मुझे लगभग मार्च 2018 से मैंने शुरू करी थी प्रिपरेशन, और आप जान सकते हैं सितंबर 2021 हो गए, तो 3 साल के आसपास लगे हैं इस प्रिपरेशन में। और फाइनली 123 रैंक और अभी सर्विस एलोकेशन में मुझे आईएएस मिला है। तो आई होप। ओके सर, आप अपने बचपन के बारे में बताइए थोड़ा, आपका बचपन कैसा रहा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? तो मैं अपनी बचपन के बताऊं तो मैं एक गरीब परिवार से कहा जाऊंगा। हालांकि अपने गांव में तो मैं इतना गरीब नहीं हूं, बट अगर आप उसे शहरी लाइफस्टाइल से कंपेयर करेंगे तो वो गरीब परिवार है। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और बहुत एक टाइम पे एक एडहॉक वाली टीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे 500 रुपये उनको महीने मिलते थे। सो फ्रॉम वेयर उन्होंने अपनी स्टार्ट करी है जर्नी। और उसके साथ धीरे धीरे मेरी जर्नी की बात की जाए तो मेरा बचपन मेरे गांव में ही बीता है। मेरी स्कूल बहुत छोटी सी स्कूल गांव में ही रहती थी। और उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर गया, जहाँ पे 9th से 12th तक की मेरी पढ़ाई होनी थी। तो बचपन तो इसी गांव की गलियों में ही बीता है। ओके, आप सर गांव से आते हो, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई है। तो गांव से एक बच्चा निकलता है तो इतना बड़ा सपना आपने कैसे पाला कि आईएएस बनना है? ये आईएएस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? दिमाग में कब आया कि आईएएस यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है? जी, ये तो देख सकते हैं कि आईएएस बनना है या आईएएस के बारे में पता तो सबको लगभग होता ही है, क्योंकि ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप न चाहते हुए भी उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं। अगर ऐसी बात करेंगे कि मैंने कब सोचा कि मुझे इस प्रिपरेशन में आना है, तो इंजीनियरिंग के टाइम पे थोड़ा सा माइंड में था कि इधर जा सकते हैं। बट मोस्टली ये शुरू हुआ जब मैं अपने जॉब में था। मेरे भाई, जैसे आप अपनी कहानी बता रहे थे कि अगर अपने भाई बहनों को पढ़ने देना है तो खुद को थोड़ा साइड पे लाना पड़ता है। तो वही था कि अगर मैं अभी जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में लग जाऊंगा तो मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस वजह से मैंने सोचा कि 3-4 साल तक करते हैं जॉब, और जब मेरे भाई की जॉब लग जाएगी, मेरी सिस्टर के एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं अपनी जर्नी दोबारा रिज्यूम करूँगा। तो 2018 के आसपास ये हो गया। फिर मेरे को लगा कि अब मुझे शुरू करना चाहिए, तो फाइनली 2018 से ही सब कुछ शुरू हुआ है। ओके सर, आपने जॉब छोड़ने के बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। अगर आप जॉब लेना ही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में अगर देखा जाए। उस टाइम आपने जॉब छोड़ी और यूपीएससी की तैयारी करने का डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन लेते टाइम आपके घर वालों के क्या रिएक्शन थे? आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स बोलते ही हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन नेगेटिव ही आते हैं कि आईएएस ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, आईएएस बनने चले हो। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? जी सर, कह सकते हैं। जो क्लैरिटी थी वो मेरे माइंड में तो थी कि मुझे जॉब छोड़ के ही प्रिपरेशन करना है। तो ये तो मैंने घर वालों को बोल दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूं तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, दोनों नहीं करूंगा। बट ये चीज़ किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है कि वो समझ पाएँ। घर वाले मेरे पे फैथ है, तो उन्होंने मान लिया कि ये बोल रहा है सही बोल रहा होगा। गांव वालों को समझाना उससे भी मुश्किल काम है। तो 2-3 साल तक तो कोई जानता ही नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल है कि क्यों छोड़िए आप, वाई वुड यू लीव
इतना हाई पेइंग जॉब है, कंफर्ट है, वर्क फ्रॉम होम देते हैं, 2 दिन का वीकेंड मिलता है, सब कुछ तो सही चल रहा है, एसी रूम में बैठना है, क्यों छोड़ रहे हैं आप जॉब? इसी के साथ क्यों नहीं तैयार कर लेते? तो कह सकते हैं एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मेरे अंदर वो क्लैरिटी थी कि मुझे एक चीज़ एक बार में ही करनी है, सिंगल माइंडेड फोकस रखना है, जो भी करेंगे एक जगह पे एक ही काम करेंगे बस। ओके, अब आपकी तैयारी शुरू हो गई है, आपने डिसीजन ले लिया है, शुरू नहीं हो गई। अब डिसीजन लेने के बाद ये सारी मटेरियल कहाँ से जुटाया आपने, और ये रिसर्च कहाँ से करी, ये सारी चीज़ों की कि ऑप्शनल कौन सा रखना चाहिए, तैयारी कहाँ पे करनी चाहिए? इसके लिए जो इस रूम में अभी जो हैं संजय जी, इनको मैं श्रेय देना चाहूँगा। ये मेरे से 1 साल पहले आए थे प्रिपरेशन में, तो पहला इंटरेक्शन मेरा इस गलियों से इन्हीं से था कि इनसे मैंने पूछा कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। इन्होंने बोला कि वाजीराम मैंने करी थी, अच्छी है, कर सकते हैं। मैंने पूछा कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप फिलॉसफी लेना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो सुब्रा मैम से जाइए। तो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज ये संजय ने मुझको दे दिया। उसके बाद मेरा एक जो रूममेट है जो इस साल आईपीएस बना है, रोहित कुमार साहब, 448 रैंक है उनकी, उनको भोपाल आना था, तो मैंने पूछा क्यों, दिल्ली आना था, तो मैंने पूछा क्यों आना है, बोले कि पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग लेनी है। तब पहली बार मैंने अपने ऑप्शनल के बारे में सोचा कि क्या लेंगे। मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस आप क्यों ले रहे हो, बता दो। तो उसने कुछ चीज़ें बताई कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी चीज़ें जीएस से लिंक करता है। इसके अलावा आईआर में मुझे इंटरेस्ट था, 2012-13 के आसपास में कैट की कोचिंग करता था, तो उस टाइम से ही थोड़ा, जैसे इजराइल और फ़लस्तीन का इशू है, चाइना और यूएस का इशू है, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी पढ़े लिखी थी, इंटरेस्ट था उसमें, तो इस वजह से ऑप्शनल भी शॉर्ट हो गया कि कहाँ से करना है। मटेरियल की बात करें तो जितनी चीज़ें संजय ने मुझे बताई थी कि ये चीज़ें काम करती हैं, उतनी चीज़ें मैंने उठा ली थी। मटेरियल ज़रूर से ज़्यादा भी उठा लिया था एक टाइम पे, जो बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतनी सारी बुक्स, इतने सारे, जैसे नॉर्मल लो वर्ल्ड हिस्ट्री की उठा ली थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी उठा ली थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट की जाती हैं कोचिंग वालों का अपना मार्केटिंग आइडिया। फाइनली मैंने धीरे धीरे जितनी बुक उठाई थी फिर उनको धीरे धीरे फेंकना शुरू कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने 10 बुक पढ़ी हैं तो मैंने 20 बुक खरीदी होंगी और 10 फेंकी होंगी। तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी के साथ रही है। ये अमूमन होता ही है बुक्स के साथ। शुरुआत में जब स्टूडेंट आते हैं तो एक मतलब बुक्स लेने की पहले याद पड़ जाती है कि ये बुक्स भी ले लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं वो सजेस्ट करते हैं। आपके आईएएस बनने में कोचिंग का कितना रोल रहा? सर छोटा मोटा रोल नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जब इस जॉब में आया था, मतलब जॉब छोड़ के, तो मैं 26 प्लस था, और अगर मैं सेल्फ स्टडी में जाता तो हो सकता है मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाता, लेकिन 1-2 साल बाद पहुँचता। तो कोचिंग का रोल अगर देखा जाए टाइम बचाने में रहा है, कि जो चीज़ उन्होंने मेरे को 1-1.5 साल में दे दी, अगर वो मैं खुद करने जाता तो मुझे 2 से 3 साल लगते हैं। तो वहाँ पे मैं उनको पूरा श्रेय दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो श्रेय इसमें जाएगा वो इसमें भी जाएगा कि सिंगल माइंडेड फोकस होता है, और जैसे मैंने जॉब किया है तो मेरे को अंदर एक टाइम बाउंडेड मैनर में कैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें आती थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम की तरह देखना है, उसको प्रॉब्लम की तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक एक कर सॉल्व करना है, जो इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है। वो सारी चीज़ें मेरे में थी। कोचिंग ने मेरा टाइम बचा दिया, तो मेरे पास एक पर्याप्त टाइम था। जैसे सीसेट मुझे प्रिपेयर नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम बच गया, जिसकी वजह से जल्दी हो गया। दोस्तों एक जरूरी सूचना है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी 5 दिसंबर सुबह 11 बजे एक क्विज कंडक्ट करा रहा है। इसमें 56 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें जो भी टॉप रैंकर्स होंगे 1 to 3 इनके लिए 100% स्कॉलरशिप है, और जो 4 to 10 होंगे इनके लिए 75% स्कॉलरशिप है, और 11 से 50 के बीच वालों के लिए 50% स्कॉलरशिप है, और 50 से 500 के बीच वालों के लिए 25% स्कॉलरशिप है। तो एक क्विज को कंडक्ट जरूर करना है 5 दिसंबर सुबह 11 बजे। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके रजिस्टर करिए। और हाँ, 11 दिसंबर से अनअकैडमी के कोर्सेज की प्राइस हाइक हो रही है, तो उससे पहले ही आप अपने कोर्स को परचेज कर लें। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके एनरोल करें। सर आप सेकंड अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गए और इंटरव्यू के बाद आपको निराशा हाथ लगी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि इतना पीछे फैमिली प्रेशर भी होगा और जॉब छोड़कर आप आए हो, उस टाइम पे डिमोटिवेट जरूर हुए होंगे। तो उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने और फिर से तैयारी में कैसे जुटे? तो यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी कि आपके चैनल का नाम है द मोटिवेशन फैक्ट्री। मुझे लगता है कि अगर आप
आपको हर हफ्ते मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन ही एक ड्रग है जो आप ढूंढ रहे हैं बार बार और उसके बिना छटपटाने लगते हैं। अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, आप सोच रहे थे पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो आप गलत भावना के साथ आए थे। मैं आया था तो मुझे पता था कि मुझे 3 साल देने हैं, इसको काउंट करके आया हूँ कि मैं 3 साल लगाऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि साथ में करना है या अपने जॉब में वापस जाना है। लेकिन 3 साल तक मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकता। वो सब पार्ट ऑफ द प्लान है कि एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, लेकिन वो लर्निंग नहीं गई ना। अगली बार मेरा मेंस उतना प्रिपेयर्ड था, उसके ऊपर सेकेंड मेंस जो लिखा तो नंबर भी बढ़ गए। तो ये नहीं कह सकते कि अगर पहले अटेम्प्ट में हम फेल हुए तो वो जीरो हो गया। हाँ, एक आधे तक पहुंच गए, अगली बार में पूरे तक पहुंच जाएंगे। तो डीमोटिवेट वो लोग होंगे जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं इस प्रिपरेशन में। यहाँ पे मैं वही आपके चैनल में आने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जब आपसे छोटे छोटे बच्चे और बिगिनर्स लोग मोटिवेशन लेने आए तो ड्रग लेके ना जाएं। वो एक सही एक्सपेक्टेशन के साथ आए। मोटिवेशन इंटरनल होता है, अंदर से आता है। अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हैं सिर्फ रुतबा देख के, शोहरत देख के, शानो शौकत देख के, धन देख के, भौकाल देख के, तो ये सारी चीज़ें, हाँ जी जी जी, तो आप इस एग्ज़ाम में ही गलत एक्सपेक्टेशन से आएंगे, एक फेलियर होगा और इस सारे मोटिवेशन उड़ जाएंगे आपके। क्योंकि ये मोटिवेशन कभी स्ट्रांग नहीं था, देखा देखी कोई मोटिवेशन नहीं होता। तो अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हैं, प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना था। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन एक बुक पढ़ने का एक जरिया था मेरे लिए। यूपीएससी प्रिपरेशन एक एंड नहीं था कि यही गोल है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपनी हॉबी परस्यू कर रहा हूँ एज ए बुक रीडिंग। ठीक, तो जब तक मेरे को ये हॉबी पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, मुझे मोटिवेशन की कमी नहीं पड़ेगी। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप आ रहे हैं, मोटिवेशन ऐसा रखिए जो फेलियर और सक्सेस के बियॉन्ड जा सके, उसके ऊपर हो। सक्सेस फेलियर सब में वो टिक पाए। जी सर, अभी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको स्ट्रेटजी चाहिए। अभी तैयारी करने तो आ गए हैं, तो वो जानना चाहते हैं टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी उस टाइम पे तैयारी करने की? जी, तो मेरी स्ट्रेटजी फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो मेरा था कि एक बुक उठानी है और सारा कुछ पढ़ लेना है उसका। फिर लेकिन वो ऑब्वियसली काम नहीं करती, क्योंकि एक बुक कोई भी बेस्ट नहीं हो सकती, एग्ज़ाम ही अनंत है। सेकेंड अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी मेरे दोस्त संजय ने और जो भी टॉपर्स ने एक कॉमन बुक बताई थी, बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना क्वेश्चन किए, बार बार अगर हर कोई जीसी लियोंग बोल रहा है तो मैं पढ़ लूँगा उससे, मैं नहीं क्वेश्चन करने जाऊँगा। हर कोई लक्ष्मीकांत बोल रहा है तो मैं डीडी वासु पे नहीं जाऊँगा। हर कोई स्पेक्ट्रम बोल रहा है तो मैं दूसरी बुक नहीं पढ़ूँगा। कुल मिला के एक वेल प्रूवन स्ट्रेटजी जो भी सबके लिए काम करती है, मैं उसको ट्राई करूँगा। अगर मुझे नहीं करती तब मैं बदल दूंगा, लेकिन ट्राई करूँगा पहले। ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट की थी। थर्ड अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी, क्योंकि तब तक मैं इंटरव्यू पार कर चुका था। मुझे प्रीलिम्स का डर तो था, वो तो रहता ही है हमेशा, लेकिन इतना डर नहीं था। तो मेंस पे प्रॉपर फोकस हो पाया। और इंटरव्यू की मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मैंने बहुत पहले बताया था, कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे ख्याल से इंटरव्यू के नंबर बहुत ज़्यादा लक बेस और रैंडम है, तो उसकी मैं तैयारी नहीं करता था। लेकिन मेंस मेरा बहुत प्रॉपर 15 घंटे पर डे के हिसाब से तैयारी के साथ निकला हुआ। जी ओके सर, फाइनल क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल भी हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, या फिर ऐसी कोई गलतियों पर आप प्रकाश डालना चाहो जो वो लगातार कर रहे हैं, तो वो गलतियां ना करें तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ? जी, सजेशन देखिए, मेरा पहला यही रहेगा कि यूपीएससी ना जिंदगी है ना भगवान है कि इसकी भक्ति करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप जितना स्किल रखते हैं और जितना इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, अगर दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है जिसको फुलफिल करने के आपके पास कोई तरीके नहीं है, कि आपको लग रहा है ये गैप रह ही जाएगा चाहे कितनी भी कर ले, इस प्रिपरेशन से बाहर निकलिए। इसी में रह जाएंगे तो आपके प्राइम ईयर हैं, पूरी जवानी बीत जाएगी, फिर करके क्या करेंगे, सक्सेस का क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो सिंगल माइंडेड फोकस रखिए। 4 चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। 4 चीज़ें एक ही कैटेगरी की एक साथ की जा सकती हैं। जैसे आप सीजीएल और यूपीएससी एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी कर सकते हैं। आप सीजीएल के साथ हो सकता है कोई बैंक वाला कंबाइन करके कर सकते हैं। तो एक नेचर वाला एग्ज़ाम आप परस्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप 2 साल 2 अटेम्प्ट सीरियस दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। उसके बाद आपको
यूपीएससी के साथ एक और एग्ज़ाम या 2 और पकड़ने पड़ेंगे, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, अगर आप फेल हो गए तो अगले 10 महीने के लिए कुछ नहीं है। जब तक वो प्रीलिम्स आएगा तब तक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होंगे, वो डिप्रेशन में जाएगा एग्ज़ाम। अपने को आप बिजी रखिए इस मामले में। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो एटलीस्ट किसी न किसी स्टेट पीएससी या किसी का प्रीलिम्स निकालिए, आपको वो मोटिवेशन वापस मिल जाएगा जो चाहिए था। आपको डाउट जो आने लगा था कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ कि नहीं, या मैं सक्सेसफुल होना डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं, वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे अगर आप एटलीस्ट एक प्रीलिम्स क्लियर करें। तो ये मेरी ओके सर, एक क्वेश्चन और था सर, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? अगर आप प्रीलिम्स, जैसे आपका प्रीलिम्स अगले 2 साल के अंदर है, 18 से 20 महीने बाद प्रीलिम्स है, तब तो आप प्रीलिम्स प्रॉपर स्ट्रेटजी मोड में आइए, सब कुछ छोड़ के, और कुछ भी आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप से लेके घर की जिम्मेदारियां और दुनिया के हर प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हैं, प्लीज़ इस प्रिपरेशन को बहुत भाव मत दीजिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन अथाह है, अगर आप बर्थ से भी शुरू करेंगे तब भी काफ़ी नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि इससे पहले आप स्किल बिल्ड करिए। जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी स्किल क्या काम आने वाली हैं कि बुक रीडिंग, आप किताबें पढ़ने का शौक़ पालिए, ज़बरदस्ती पढ़िए, कुछ दिनों में मज़ा आने लगेगा उसको पढ़ने में। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, समझने की कोशिश करिए, कोई भी ऐसे ही रेंडम बुक उठाइए, कुछ भी करिए, नॉलेज एज ए हॉबी परस्यू करिए। जब नॉलेज एज ए हॉबी हो जाएगी कि आपको चीज़ें जानने का मन करने लगेगा, नॉट बिकॉज कि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बिकॉज मन करता है आपको जानने का, उत्सुक माइंड हो गया है, वो चीज़ें करिए। और जब प्रीलिम्स के 2 साल या 18 महीने दूर हैं, फिर आप सब कुछ छोड़ के यूपीएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आए। उससे पहले आएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होंगे और यहाँ पर अपनी लाइफ वेस्ट करेंगे। बहुत पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस अचीवमेंट। आई होप दोस्तों इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सर की जर्नी से, और सर ने जो स्ट्रेटजी बताई और खासकर जो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए सर ने सुझाव दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप भी कहीं ना कहीं उस फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार जो सक्सेस हो रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं यूट्यूब पर, उनकी इंटरव्यूज़ दिख रहे हैं, उनकी चमक धमक जो आप देख रहे हो। और लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है, कहीं आप उस चक्कर में ना फंस जाओ यहाँ पर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही लगातार यहाँ पर ऑफिसर्स और टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। चलिए दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।